सिर्फ ही समझना, इसके अंदर कोई मैथमेटिकल चीज नहीं है। और ये चैप्टर आपका इस तरह से पढ़ा हुआ भी नहीं होता, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो अपना टेस्ट होगा जो सिंध का, उसमें हो सकता है पूरे बुक्स हो जैसे पहले हो, कोई अभी क्लियर गाइडलाइन आई नहीं है कि क्या करना है हमने। तो आप इसको तवज्जो से पढ़िएगा कि अगर हो सकता है कि पूरे बुक से आए तो फिर आपको इसमें मुश्किल ना हो। वैसे पीएमसी में जब ये चैप्टर था तो पीएमसी के अंदर इस चैप्टर का सिर्फ एक टॉपिक था, वो पीएमसी के सिलेबस में शामिल था, जो आगे हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर रेक्टिफायर था। रेक्टिफायर वाला एक ही टॉपिक इसमें शामिल था, बाकी टॉपिक्स शामिल नहीं थे। वैसे भी इस चैप्टर का जो पहला हिस्सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें से जो है वो शुरू में भी क्वेश्चन बहुत ही कम आते थे। जब ये शामिल था सिलेबस के अंदर चैप्टर, तो भी क्वेश्चन रेयर क्वेश्चन कोई आया था, बाकी कोई ऐसे क्वेश्चन आते नहीं थे। इसका जो दूसरा पोर्शन है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। लेकिन बहरहाल जो आपका जो नया सिलेबस फिजिक्स का आ रहा है, उसके अंदर इस पहले जो हिस्से के ऊपर एक अलग से चैप्टर दिया गया है। जो आपको पता है कि मॉडर्न दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन जो है उसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, मोबाइल जैसे है या मुख्तलिफ कम्युनिकेशन के जराए है। तो इसलिए ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है दुनिया के हिसाब से। तो इसलिए इसको थोड़ा तवज्जो दीजिएगा। देखिए बेटा, पहले सबसे पहले हमारे पास कि मैकेनिकल वेव क्या होती है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। मैकेनिकल वेव क्या होती है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझे बेटा। देखिए बेटा, मैकेनिकल वेव का मकसद हम लेते हैं ऐसी वेव जो बगैर मीडियम के ट्रेवल न कर पाए, ऐसी वेव को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो ये तो हुई एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन। लेकिन अगर हम वेव की एक नेचर देखें तो असल में वेव है क्या, कि आखिरकार जिस चीज को हम वेव कहते हैं वो वेव होती क्या है। देखिए बेटा, मैकेनिकल वेव का मकसद है वेव डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम which travels from one place to another place and transfers energy and momentum। तो आप कहोगे मैकेनिकल वेव जो होती है वो एक मीडियम की डिस्टरबेंस होती है। जैसे वाटर को देख लें कि वाटर के सरफेस के ऊपर जब पानी वाटर स्मूथ होता है, आप उसके अंदर कोई चीज फेंकें, जब आप कोई भी चीज फेंकोगे तो जहां पे वो चीज गिरेगी वहां पे वाटर के मालिक्यूल को डिस्टर्ब करेगी, और नतीजा क्या निकलेगा कि जहां पे वो चीज गिरेगी वो मालिक्यूल डिस्टर्ब होंगे, वो साइड वालों को डिस्टर्ब करेंगे, वो साइड वालों को, और इस तरह से पूरा सरफेस ऑफ द वाटर जो होगा वो उस डिस्टरबेंस से भर जाएगा। तो ये जो पानी के सरफेस के ऊपर आपने डिस्टरबेंस पैदा की, ये डिस्टरबेंस वाटर वेव कहते हैं। तो वेव और कुछ नहीं होती, वेव एक मीडियम की डिस्टरबेंस होती है। जैसे रस्सी या रोप आपके हाथ में, आप उसको अप एंड डाउन इस तरह मूव करवाओ, तो आप उस रस्सी को इस तरह से क्या करते हो, डिस्टर्ब करते हो, और वो रस्सी की डिस्टरबेंस उस रस्सी में फैलना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये भी क्या होती है, ये रस्सी के मीडियम के अंदर एक डिस्टरबेंस होती है। तो वेव और कुछ नहीं है, वेव एक मीडियम की डिस्टरबेंस है। मैं बात कर रहा हूँ, मेरी साउंड आप तक पहुंच रही है, तो एक्चुअली क्या है ये, एक्चुअली मैं इस एयर को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, और इस एयर के थ्रू ये डिस्टरबेंस आपके कानों तक पहुंच रही है। तो वेव जो एक्चुअली होती है ना, वेव किसी भी मीडियम की डिस्टरबेंस होती है जिसके अंदर ये डिस्टरबेंस एक मीडियम के अंदर फैलती है, और इसी डिस्टरबेंस को हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। अब ये डिस्टरबेंस खाली नहीं होती, ये अपने साथ एनर्जी भी लेके जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी के ऊपर कोई पत्ता रखे और उससे दूर आप फिंगर डिप करें, आप देखोगे आप फिंगर डिप करोगे तो फिंगर को डिप करने में आप एनर्जी दोगे,
और वो आपकी एनर्जी कहाँ जाएगी, वाटर के मॉलिक्यूल के पास, और वाटर के मॉलिक्यूल उसको डिस्टरबेंस की सूरत में आपकी हाथ से लेकर कहाँ तक पहुंचा देंगे, उस पत्ते तक पहुंचा देंगे। और थोड़ी देर के बाद जब वो डिस्टरबेंस पत्ते तक पहुंचेगी तो पत्ता भी क्या करेगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। इसका मकसद है कि ये डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए आप एनर्जी देते हो, और वो एनर्जी उस डिस्टरबेंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाती है। तो आप कहोगे कि जो मैकेनिकल वेव होती है वो किसी भी मीडियम की डिस्टरबेंस होती है, और वो डिस्टरबेंस एनर्जी को और मोमेंटम को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। तो वेव और कुछ नहीं है, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव किसी भी मीडियम की डिस्टरबेंस का नाम है, और ये एक ऐसी डिस्टरबेंस होती है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। तो किसी भी मीडियम की ऐसी डिस्टरबेंस जो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, ऐसी वेव को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव के अंदर हम एक मीडियम को इस्तेमाल करके उसकी डिस्टरबेंस की सूरत में अपनी एनर्जी उस मीडियम के अंदर फैलाते हैं, जिसके नतीजे में वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती है। ठीक है, जैसे एयर के थ्रू मैं एयर के अंदर डिस्टरबेंस पैदा कर रहा हूं, और ये डिस्टरबेंस एयर के अंदर फैलते हुए आपके कानों तक पहुंचती है। इसका मकसद है मेरी एनर्जी इस एयर के थ्रू आपके कानों तक पहुंच गई। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। तो आप क्या कहोगे कि डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम, डिस्टरबेंस इन एनी मीडियम which travels from one place to another place and transfers energy and momentum is called mechanical wave। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल, क्योंकि इस वेव को मीडियम के डिस्टरबेंस का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो मीडियम के डिस्टरबेंस के सहारे से अपनी एनर्जी, अब वेव को कुछ कुछ नहीं होता, वेव एनर्जी को पहुंचाने का जरिया होता है। वेव के अंदर हम एनर्जी पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे किसी ट्रक के अंदर कोई चीज डाल के एक शहर से दूसरी शहर तक पहुंचाते हैं, तो वेव जस्ट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सिर्फ हम मीडियम का सहारा लेते हैं। किसके अंदर, मैकेनिकल वेव के अंदर। ठीक है, अब मैक्सवेल ने, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है बेटा, कि ये जो होती है इसकी जो है वो मुख्तलिफ है। आप कहेंगे, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब मैक्सवेल ने इसका कॉन्सेप्ट पेश किया। मैक्सवेल ने कहा कि जैसे ये बेटा, सपोज करें एक रस्सी है, इस रस्सी को जब हम यहाँ पे एनर्जी देते हैं तो इस रस्सी की डिस्टरबेंस की सूरत में आप अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो एक्चुअली रस्सी उधर ही होती है, रस्सी उसके साथ मीडियम ट्रेवल नहीं करता, मैकेनिकल वेव के साथ भी मीडियम ट्रेवल नहीं करता, डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी कहीं पे वाकया हो जाता है मुल्क के अंदर, तो जो लोग वहां पे होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि वो लोग पूरे मुल्क में जाके बताते हैं, वो वहां से किसी दूसरे बंदे तक पहुंचती है, वहां से साफियों तक पहुंचती है, वहां से टेलीविजन के थ्रू मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाती है। तो मीडियम ट्रेवल नहीं करता वेव के साथ, मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ
तो ये मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, तो मेरे मुंह से निकलने वाली एयर आपके कानों तक नहीं पहुंचती, ये इधर ही होती है। ये जस्ट क्या होता है कि ये मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस पैदा होती है, वो आपके कानों तक पहुंचती है। रस्सी है तो रस्सी के अंदर भी ये होता है, मीडियम वहीं पे रहता है, एनर्जी फैलती है उसके अंदर। ठीक है, तो मैक्सवेल ने कहा कि जो काम हम मीडियम से लेते हैं, मीडियम से हम कौन सा काम लेते हैं, एनर्जी के फैलाने का काम लेते हैं, और मीडियम को इस्तेमाल करके एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। तो मैक्सवेल ने कहा ये काम हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से भी ले सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लें तो जो काम मीडियम करता है वो काम कौन कर लेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मीडियम का सहारा लेके भी हमने अपनी एनर्जी पहुंचानी है एक जगह से दूसरी जगह, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लेके भी हमने क्या करना होगा, अपनी एनर्जी पहुंचानी है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो अगर मीडियम के थ्रू हम एनर्जी पहुंचा रहे हैं और हम अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पहुंचाएंगे, तो फर्क क्या है दोनों में, फर्क ये है कि अगर हम मीडियम के थ्रू अपनी वेव भेजेंगे तो जहां पे मीडियम नहीं होगा वहां पे हम वेव नहीं भेज सकते, और मीडियम के अंदर जो वेव होती है बहुत स्लो ट्रेवल करती है, और इस तरह से हमारी एनर्जी दूर तक भी नहीं पहुंच सकती और हमारी एनर्जी स्लो भी पहुंचती है। तो मीडियम के अंदर बहुत सारे जो मसले हैं वो ये है कि मीडियम के थ्रू, जैसे मैं साउंड है, ये अगर मैं इस एड के सिवा, ये मैं स्पीकर लगा के बात कर रहा हूँ, अगर इस एड के सिवा मैं बोलूंगा तो आवाज मेरी आप तक पहुंचाना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी इसका फायदा ये होगा कि इसको फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करके जब आप एनर्जी भेजोगे, वेव बनाओगे, तो इसमें आपको मीडियम की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मीडियम के सिवा पैदा हो सकती है। और दूसरी बात कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जो ट्रेवल करती है ना, वो द स्पीड ऑफ लाइट करती है, मीन्स आपकी एनर्जी बहुत तेजी के साथ फैलेगी, और तीसरी बात कि आपकी एनर्जी बहुत दूर तक भी पहुंचेगी। वही आवाज, वही आवाज जो मैं आम तरह से उस दीवार तक नहीं पहुंचा सकता, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू इसके अंदर जा रहा है, यहाँ से कंप्यूटर के थ्रू मुख्तलिफ जगहों से घूमता हुआ वो साउंड पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंच रहा है। या आप मोबाइल को या रेडियो को सुन ले, रेडियो बड़े बड़े जैसे शहर उमरकोट के अंदर ये जो हमारी एफएम है, इसकी आवाज इसके टावर से 80 किलोमीटर तक जा रही होगी, 80 किलोमीटर तक ये पहुंच रहे। वैसे अगर नॉर्मली कोई बंदा वहां पे स्टेशन में बात करे तो मेरे ख्याल में 80 सेंटीमीटर तक भी नहीं पहुंचेगी, वो 80 किलोमीटर तक पहुंच रही। तो इसके बहुत सारे फायदे होते। तो मैक्सवेल ने ये बात कॉन्सेप्ट दिया कि जो काम हम मीडियम से लेते हैं वो काम हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से भी ले सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये काम लें और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से हम एनर्जी के एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर का काम लें, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव होती है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेकर हमारी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, और बहुत दूर तक भी पहुंचाती है, और बगैर किसी नुकसान के भी ये वेव एनर्जी पहुंचा सकती है। तो आप इसको कहोगे कि वेव वेव विच travels without any medium, without any medium is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई भी ऐसी वेव जो बगैर मीडियम के जाती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। इसका कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था बेटा, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था और हर्ट्ज ने इसको एक्सपेरिमेंटली डिस्कवर किया था।
अब मैक्सवेल ने इसके बारे में क्या कहा था, इसको पढ़ने से पहले आप ये चीज पढ़े बेटा, स्टैटिक ई एंड बी। अब ये स्टैटिक ई एंड बी क्या होती है बेटा, ए एंड ई एंड बी, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एंड बी which are not changing with time. स्टैटिक ई एंड बी, ऐसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो वक्त के साथ चेंज ना हो रही हो, उसको कहा जाता है स्टैटिक ई एंड बी। अब इसमें पहली होती है बेटा कि स्टैटिक ई is produced by charged body having a constant magnitude of charge बेटा। अगर कोई भी ऐसी चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा, सपोज करें आपके पास एक 1 कूलम चार्ज है, अगर ये 1 कूलम चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक कहलाएगी, क्योंकि ना वो इंक्रीज हो रही होगी और ना डिक्रीज हो रही होगी। तो ऐसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वक्त के साथ न इंक्रीज और डिक्रीज, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसकी वजह से बनती है, ये बनती है मैग्नीट्यूड जिस चार्ज का कांस्टेंट होता है, न इंक्रीज हो रहा होता है न डिक्रीज। और दूसरा आप कहोगे कि स्टैटिक बी इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज मूविंग with यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्टेडी करंट बेटा। स्टेडी करंट का मकसद है ऐसा करंट जो न इंक्रीज हो रहा है न डिक्रीज हो रहा है। सपोज करें एक चार्ज स्पीड से बेटा मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। अगर इसकी v जो होती है वो यूनिफॉर्म है, तो इसकी b जो होगी वो कांस्टेंट होगी बेटा, ठीक है। अगर कोई भी स्टेडी करंट है बेटा, अगर कंडक्टर के अंदर करंट स्टेडी करंट है बेटा, अगर ये स्टेडी करंट है, स्टेडी करंट का मकसद है जो करंट न इंक्रीज हो रहा है न डिक्रीज हो रहा है, तो बी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, बी कांस्टेंट होगी बेटा। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कौन पैदा करता है, इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। अब आ जाते हैं बेटा के रेडिएटिंग ई एंड बी। E and B which change with time, ऐसी ई और बी जो टाइम के साथ चेंज होती है उसको कहा जाता है रेडिएटिंग या वेरिएबल प्रोपगेटिंग, ठीक है, उसको कहा जाता है। ये कब पैदा होती है, बाय चार्ज radiating E is produced by charge having variable magnitude बेटा। और radiating B is produced by accelerated charge
or current or changing current, AC, AC की वजह से आप कह सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट की वजह से, इसको हम कहते हैं रेडिएटिंग बी। ऐसी ई और बी जो वक्त के साथ चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो ऐसी ई और बी को हम कहते हैं रेडिएटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। अब आ जाते हैं मैक्सवेल ने क्या कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझिएगा बेटा कि मैक्सवेल ने क्या कहा था इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। मैक्सवेल की प्रिडिक्शन देखते हैं बेटा। मैक्सवेल की प्रिडिक्शन हम देखते हैं कि मैक्सवेल ने क्या कहा था बेटा। ठीक है, इसको समझिएगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट मैक्सवेल ने दिया था और मैक्सवेल ने कहा था कि जो काम आप मीडियम से लेते हैं वो काम आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ले लें, इसका फायदा ये होगा कि फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू आपकी एनर्जी बगैर किसी मीडियम के बहुत तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएगी और उसके अंदर जो है वो आपको मीडियम के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैक्सवेल ने क्या कहा था इसको थोड़ा समझे, उसके बाद प्रोडक्शन के अंदर फिर सारी चीजें वापस करते हैं इसको। पहले ये माइंड बना ले कि इसने कहा क्या। Faraday discovered the law of magnetic induction, that a magnetic field which is changing with the time causes an induced electric field. फेराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा है 14 चैप्टर के अंदर। तो फेराडे ने क्या कहा था, जब कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो वहां पे करंट इंड्यूस होगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। मींस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। Maxwell showed that the opposite is also true. A changing electric field causes an induced magnetic field. फेराडे ने कहा, मैक्सवेल ने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी ना तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। फेराडे ने कहा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मींस करंट पैदा हो। ठीक है, और मैक्सवेल ने कहा अगर करंट चेंज होगा मींस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मींस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। और फेराडे ने और मैक्सवेल ने यह भी कहा कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये भी बताया। मैक्सवेल ने कहा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फैलना शुरू कर देती है मैग्नेटिक फील्ड फैलना शुरू करेगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सिकुड़ना शुरू हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी सिकुड़ना शुरू हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन चेंज करेगी। इनका आपस में ये ताल्लुक होता है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगी दोनों परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब इस तरह बनेगी ना दोनों परपेंडिकुलर बनेगी, लेकिन दोनों फैलेंगी सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रही होगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फैल रही होगी। जिस स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड फैल रही होगी उस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड फैलेगी, लेकिन दोनों का आपस में डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का आपस में डायरेक्शन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। और यही फैलती हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेव नहीं बनती, जो फैलती हुई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती है ना वो वेव बनाती है। और ऐसी वेव जो इस तरह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के कॉम्बिनेशन से बने तो ऐसी वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर होगी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी वो उन दोनों से परपेंडिकुलर होगी।
और उसका डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फैलाव का डायरेक्शन होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फैलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी डायरेक्शन में फैलेगी। ठीक है, ये सब चीजें आगे डिस्कस करते हैं। ये जस्ट माइंड बना लें कि हमने पढ़ना क्या है आगे। ये इस पेज के अंदर, फर्स्ट पेज के अंदर समरी दी गई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई है इस फर्स्ट पेज के अंदर। उसके बाद इसको देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, इसको कैसे ये हो सकता है कि कैसे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, कैसे इनके डायरेक्शन चेंज होते हैं, सब देखते हैं। तो आप देखिए इसको कि क्या कहा था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल showed that the opposite is also true. A changing electric field causes an induced magnetic field. This symmetrical relation, symmetrical का मकसद है कि change of B induces E, तो change of E induces B, ये symmetrical relation है between changing electric and magnetic field, shows that if a change of electric and magnetic field is changing place through any region, कि किसी भी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है तो जाहिर सी बात है क्या चेंज हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। टेकिंग प्लेस थ्रू एनी रीजन, द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स विल प्रोपगेट आउट ऑफ दिस रीजन। दोनों साथ में इस तरह फैलेंगी। जहां पे ये बन रही होंगी, सपोज करें यहाँ पे ये बन रही है, तो जहां पे ये बन रही होंगी वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी फैल रही होगी और वहां से मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ फैल रही होगी। दोनों एक साथ क्या हो रही होगी, पहले जब दोनों सिकुड़ेंगी तो दोनों साथ होंगी। इन द सराउंडिंग स्पेस सच मूविंग, ये है इसकी डेफिनेशन, सच मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज पासिंग। अब कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस पे मुश्तमिल होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स पे। तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे कोई मोबाइल के टावर का यहाँ पे नेटवर्क है, इसका मकसद यहाँ पे मोबाइल के टावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मौजूद है, इसका मकसद है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक नहीं है, चेंज हो रही है। जैसे अगर उमरकोट एफएम की बात करें, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 95.4 मेगाहर्ट्ज। इसका मकसद है उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स 95.4 10⁶ टाइम्स यहाँ पे आती है जाती है। ठीक है, इतनी टाइम ये क्या कर रही है, आ रही है जा रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फैली हुई होती है। जहां जहां तक किसी भी मोबाइल नेटवर्क का टावर का रेंज होती है, वहां तक उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड फैल रही होती है। ऐसा नहीं होता कि वहां से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली फैली हुई होती है, ऐसे नहीं होता, इस तरह कंटिन्यूअसली फैल रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, when an electromagnetic wave is passing through some point in space, both electric and magnetic fields at that point are changing with time. Maxwell showed that the electric field E and the magnetic field B fluctuate. Fluctuate का मकसद है increase decrease. E and B are zero at the same time. जब E zero होगी, B भी zero होगी, and they reverse direction together. E का direction change होगा, B का direction change होगा with each cycle. Another prediction of the Maxwell theory is that E and B are mutually perpendicular. दोनों एक दूसरे से perpendicular होंगी to each other, and that both are perpendicular to the direction of propagation of a wave. ठीक है, कल इंशाल्लाह इसको देखेंगे। ये पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा कि ये सारी चीजें कल हम देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन को कल डिस्कस